सर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊं। और मैं माता पिता को कुछ समझाने, कुछ अपने मन की बात कहने के हिसाब से आई थी, पर यहाँ मुझे मेरी बच्चियाँ मिल रही हैं। पर सर ने एक ही बात बोली कि हम सभी को तो मिलके एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है, और यही तो बच्चियां हैं जो आगे से सारी बागडोर इन्हीं को तो संभालनी है। तो क्या ये बागडोर संभालना सिर्फ इन बच्चियों का काम है? हम में से हर किसी का नहीं है। हम में से हर किसी के हाथ में एक नया समाज निर्माण कर लेने की ताकत है। बस कहीं हम खो गए और हम अपनी उस ताकत को पहचान नहीं रहे, और हम ये समझ नहीं पा रहे कि एक जो समाज हमें निर्माण करना है उसमें और जो आज है उसमें फर्क क्या है, क्या नई चीज हम लाना चाह रहे हैं। तो हम क्या नई चीज लाना चाह रहे हैं, ये भी बहुत नई नहीं है। ये नाम बोली मैं, ज्योतिमा ना, कितनी ज्योति थी और कितना जोश था इनकी बात में। मतलब मैं सच में और एक कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण, उसकी एक ही प्रतिमा नजर आ रही थी मेरे को यहाँ पे खड़े होके बात करती हुई। और ज्योतिमा ने एक जो बात बोली कि कहाँ है जहाँ आज, कौन सी जगह है आज अंतरिक्ष से लेके पृथ्वी तक जहाँ हम तुम नहीं पहुंच पाए, या जहाँ हमारी ये बच्चियां नहीं जा पाई हैं। आज से थोड़े साल पहले मैं एक एरोप्लेन में बैठी थी, और उस एरोप्लेन में अभी तक लगता था कि एरोप्लेन में जो खाना खिला रही हैं एयर होस्टेस, वही लेडी होती है। क्यों? क्योंकि हमारा काम है अपने परिवार का ख्याल रखना, और उस समय जो लोग उड़ रहे हैं वो सब उनका परिवार है, तो वो उसका ख्याल रख रही हैं। पर वो वहीं तक सीमित नहीं था, वो हवाई जहाज को उड़ाने में सिर्फ लड़कियां ही पायलट थी, सिर्फ लड़कियां ही हमारी जो परिचारिकाएं होती हैं वो भी थी। कितना आत्मसम्मान की अनुभूति हुई उस समय मुझे, और लगा कि नहीं, हम कहां से कहां आ गए। तो क्या ये हम यूं ही आ गए? यूं ही तो नहीं आ गए। कितने सारे हमने संघर्ष किए होंगे इस स्थान को पहुंच जाने के लिए। रामलाल के पास। पर पहली बात ये है, क्या वो संघर्ष हम पे जबरदस्ती लादे गए, या उस संघर्ष को झेलने के लिए हमें हम उस संघर्ष को झेलने के रूप में ले रहे थे, या उन सभी संघर्षों को हमने बड़ी खुशी के साथ गले लगाया? यही फर्क डिसाइड करेगा आप उस संघर्ष को किस रूप में ले रहे हैं। किसको लगता है मेरा जीवन संघर्ष में रहा है? लगता है या किसी को, या सब कुछ इजी प्लेटर में मिल गया? सबको लगता है कि मैं जीवन संघर्ष में है। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको फेस करने के लिए सोचेंगे हमसे ज़्यादा कोई नहीं करता, लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो लगता है इनसे ज़्यादा भी है, हमारे से ज़्यादा भी कोई नहीं। अच्छा लगता है मतलब हमें संघर्ष को झेलने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है वो किसी दूसरे से लेते हैं। हाँ? नहीं मैम, वो हमारा कहने का मतलब जब अपना दुख होता है ना, जब दूसरे की तरफ से हमको लगता है दुनिया में कितना गम है, देखा मेरा गम कितना गम है। तो जब गम देखना हो तो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये आपको क्या देगा? ये गम देगा, ये गम देगा कि मजबूती देगा? ये मजबूती देगा। जब हम दुनिया में किसी का गम देखेंगे तो दुनिया में किसी का गम देखने के लिए हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक सहानुभूति, नहीं सहानुभूति तो गंदा वर्ड है,
एम्पैथी को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुझे मालूम नहीं एम्पैथी को हिंदी में क्या बोलते हैं। एक वो दिल चाहिए जो किसी और के दर्द में भी धड़कना जानता हो, एक भावनात्मक स्तर पे किसी से जुड़ना जानता हो। और इमोशंस क्या हैं और इमोशंस क्या हमें ड्राइव करती हैं या हमें पीछे ले जाती हैं? दो चीजें हैं। वही इमोशंस हमें ड्राइव भी कर सकती हैं और वही इमोशंस मुझे पीछे भी ले कर सकती हैं। अब अगर हम वर्ड इमोशन की बात करेंगे तो ये कहां से निकल के आया है? इमोशन कहां से आया? या इमोशनल कहते ना, भी लड़कियां हैं ये तो होती ही इमोशनल है ना? क्या मतलब इमोशनल का मतलब क्या? भड़क उठना, भड़क उठना, उत्तेजित होना, उत्तेजित हो जाना या भावनात्मक स्तर में जागृत होना, संवेदनात्मक होना। तो संवेदना मतलब मैं अगर संवेदनात्मक हूँ तो क्या मैं एक बात तो यहाँ कहना चाहूंगी कि मैं जिस हिसाब से सोच के आई थी इस सेशन का उससे बिल्कुल अलग जा रही हूँ। तो मैं क्या बोलूंगी मुझे खुद को नहीं मालूम है सर। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पेरेंटिंग के सेशन से ज्यादा अब ये सेल्फ डेवलपमेंट का सेशन हम बना रहे हैं इसको। तो हम ये सेल्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे कि हम ये कोई बात नहीं, ये कोई और दूसरा माइक वो वाला माइक ऑफ कर देंगे। हाँ, ये माइक ऑफ कर दीजिए। इस माइक को ऑफ थोड़ा दूरी कर दीजिए। कोई बात नहीं, आवाज मेरी वैसे भी पीछे तक जा रही है बड़े आराम से। इमोशनल होना कुछ गलत नहीं है। इमोशंस अगर मैं अपनी समझती हूँ तभी मैं किसी दूसरे की इमोशंस की भी कदर कर पाऊंगी और मैं किसी दूसरे के अंदर इमोशन जो जागृत हो रही है उनकी भी परवाह कर पाऊंगी। कहते ना हमारी हिंदुस्तान में खास करके एक स्त्रियों का एक गहना होता है। क्या है वो? हाँ, विनय और लज्जा है ना। तो लज्जा एक लड़की जिसे कपड़े थोड़े से कम पहन रखे हैं, क्या लज्जा उसका भी गहना हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? हो सकती है या नहीं? हो सकती है, लज्जा उसको भी हो सकती है। यही हम अगर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं और किसी दूसरी लड़की ने कपड़े दूसरी तरह के पहन रखे हैं तो उसको उसमें लज्जा नहीं आ रही होती। हमारे देश में हमको आ रही होती है ना? ऐसा क्यों है? हाँ, वहां का परिधान ही वही है और उसको ये लज्जा की अगर उसने उस परिधान में यहाँ अगर किसी लड़की ने उस तरह का परिधान पहन लिया तो उसको जो हम उसको लज्जा रहे हैं, क्या हम उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग पैदा कर रहे हैं कि यू आर नॉट फाइन एनफ, यू आर नॉट गुड एनफ। पर अगर उसी परिवेश के साथ अगर वो लड़की बड़ी कॉन्फिडेंट होके इस चीज को भूलने के बाद आगे बढ़ रही है तो उसकी पर्सनैलिटी का कोई एक ऐसा हिस्सा आपके सामने निकल के भी आ रहा है कि वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी चैलेंज का सामना और मुकाबला कर सकती है। तो हमें अपनी बेटियों का जो लज्जा का गहना है वो उसको लज्जा तब आए जब वो किसी दूसरे की वेदना ना समझ पाए, जब वो किसी दूसरे को
किसी दूसरे के अंदर उठने वाली संवेदनाओं के लिए जागृत ना हो, शायद उसको लज्जा तब ज्यादा आनी चाहिए। तब हम अपने शायद अपने इंडिया का कल्चर खो देंगे कि हमारे यहाँ विनय का भाव है और हमारे यहाँ एक लज्जा का भाव है। ये भाव का रूप है। तो एक बच्ची हमारी जो किसी भी सिचुएशन का मुकाबला डट के कर पा रही है, उसके अंदर क्या चीज है जो होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस उसको क्या देता है? उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और स्ट्रॉन्ग किस चीज के लिए बनाता है? कि वो अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी सिचुएशन का डट के मुकाबला करे। मैं यहाँ आई तो मेरी सर से एक बातचीत शुरू हुई। मैं सर ने बोला, सर मैम की और अपनी जिंदगी की कठिनाइयों की बात, संघर्ष की बात बता रहे थे। तो सर ने जो कुछ बातें बताया कि कितने इससे ज्यादा संघर्ष मैम किसके जीवन में हो सकते हैं। हाँ, वो संघर्ष थे। पर मैं एक क्वेश्चन मैम से करना चाहूंगी, मैम अगर आप बुरा नहीं माने, क्या आप उस समय उन संघर्षों में अपने आप को, अगर आपको सर जैसा एक जीवन साथी ना मिला होता, तो क्या आप उतने संघर्षों में से उतनी सफलता के साथ निकल पाती बाहर? नहीं निकल पाते। नहीं निकल पाते। नहीं निकल पाते। तो ये हो सकता है हमें से किसी की खुशकिस्मती ना हो ऐसी कि हमें जीवन साथी ऐसा मिले जो हमारे को नई ऊंचाइयां छूने में हमारी मदद करे। तब हम क्या करेंगे? मैंने सर को एक बात बोली कि हम अपनी बेटियों को बहुत, सर ने जो मुझे टॉपिक दिया था, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट किड्स। किड्स का मतलब छोटे बच्चे। उनको तो आप बिल्डअप कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट किड्स मतलब पेरेंट्स क्या करें कि उनके बच्चे कॉन्फिडेंट निकलें। कॉन्फिडेंस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट ही हमें ऊंचाई छूने के लिए प्रेरित करता है। कॉन्फिडेंस है तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर पाएंगे, और अगर यही कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम हर छोटी से छोटी कठिनाई के सामने भी डर जाएंगे और हमारे मन में ख्याल आएगा शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी। एक कहानी मैं हमेशा अपनी वर्कशॉप में सुनाती हूँ, और आज ज्योति मैम ने भी आज वही बात अभी बता दी थी कि दो बच्चे खेल रहे थे गांव में। एक की उम्र थी 5 साल और एक की उम्र थी 13 साल। और जो 13 साल वाला बच्चा था वो कुएं में गिर गया खेलते खेलते। अब वो 5 साल वाले बच्चे ने क्या किया होगा? सबसे पहले वो 5 साल वाले बच्चे ने क्या किया होगा? पीछे से कोई जवाब आए। 5 साल वाले बच्चे ने क्या किया होगा? हेल्प के लिए पुकारा होगा, है ना? क्यों हेल्प के लिए पुकारा होगा? वो बहुत छोटा था और वो डर गया और उसको ये लगा ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। वो इसलिए मदद के लिए चिल्लाया होगा, बट उसकी मदद के लिए वहां पे कोई नहीं था। और जब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, मुझे स्टोरी यहीं से शुरू करनी थी, वर्कशॉप को शुरू ही से करना था। वो इंसिडेंटली आपने भी वही बात करी, बट ये स्टोरी समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो मदद के लिए चिल्लाया क्यों? क्योंकि उसको लगा कि वो ये नहीं कर सकता। पर जब कोई मदद के लिए नहीं आया, फिर उसने क्या किया होगा?
हाँ, उसने खुद अपने आप कोशिश की होगी। तो पहली चीज तो यहाँ बैठे किसी भी बच्ची को, किसी को भी अगर ये लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो पहली चीज, जो पहला प्रयास या जो पहला कदम उठाना है वो कोशिश है। और उस कोशिश के कदम को उठाने के लिए आपको इस फीलिंग को उठा के रखना होगा, मुझसे नहीं हो सकता। तो कितने लोग तैयार हैं इसको उठा के साइड पे छोड़ने के लिए कि मुझसे नहीं हो सकता? हाथ खड़ा। कोई भी समस्या अपनी जिंदगी की सोच लीजिए, कोई भी समस्या, जो बड़े लोग बैठे वो भी कोई समस्या सोच लो। तो कितने लोग तैयार हैं इस बात के लिए, ये छोड़ने के लिए कि मुझसे नहीं हो सकता, है ना? पहली बात तो ये सोचनी है हाँ मुझसे हो सकता है। और उसके बाद दूसरी चीज क्या चाहिए? कोशिश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दूसरी चीज चाहिए कोशिश। अब उस कोशिश को करने के लिए क्या चाहिए? इस बच्चे को जो अपने ऊपर नहीं था, वो क्या नहीं था? कॉन्फिडेंस नहीं। तो कॉन्फिडेंस चाहिए, हाँ मैं कर सकती हूँ। पहली चीज उतार के ये रखना है कि मैं नहीं कर सकती। दूसरा कदम कोशिश करनी है कि हाँ मुझे कोशिश करनी है। अगर ये लग भी जाए कि अभी मुझसे नहीं होगा, पर मुझे कोशिश तो करनी है। और कोशिश करने के लिए क्या चाहिए? वो चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मुझे क्या चीज बढ़ानी है? मुझे अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो पहली बात तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कैसे हो जाता है। कोई छोटा बच्चा देखा है आपने जो डरता है? छोटा बच्चा डरता है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, या कुर्सी के ऊपर चढ़ना है, उसके ऊपर दूसरी मेज रखी है, उसके ऊपर भी चढ़ना है, वो कोशिश करेगा? करेगा, चढ़ेगा। एक कुत्ता खेल रहा है, आप उस कुत्ते को देख के डरोगे, उस बच्चे को आधा मिनट भी नहीं लगेगा उस कुत्ते की जाके पूंछ पकड़ लेने। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है अंजाम क्या होगा। उसको पता नहीं है कि अंजाम क्या होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अंजाम क्या होगा, इसलिए जो भी बड़ा है, क्या उसको ये चाहिए कि वो अंजाम पॉजिटिव दिखाए अपने बच्चे को या अंजाम नेगेटिव दिखाए अपने बच्चे को? तुम अगर इस काम को कर पाए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद किस चीज से होगी? कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद, यहाँ मेरा सवाल बच्चियों से है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद कैसे होगी? आप कोई चीज नहीं कोशिश करनी है, वो बात हमने समझ ली। आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा, आप क्या चाहते हो अपने पेरेंट्स से? वो हमारे मन में नेगेटिव, हमारे मन में नेगेटिव मत भरें, हमारे मन में नेगेटिव मत भरें। मैं आज ये पॉइंट इन बच्चियों से उन अभिभावकों को दिखाना चाह रही हूँ कि बच्चों को नेगेटिव मत भरें। हाँ, वो किसी गलत चीज में फंस ना जाए, कोई अंजाम गलत ना हो जाए, इससे बचाना आपका काम है, पर उनके दिमाग में नेगेटिव भरना भी आपका काम है। और दूसरी चीज, नेगेटिव नहीं भरें, और क्या करें? आपको इंस्पिरेशन दे, हाँ तुम ये कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं अभी खुद भी डामाडोल हूँ, अभी मैं सोच नहीं पा रही हूँ, मेरा करने का मन है, मैं करना चाहती हूँ, पर अभी अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं अपने पेरेंट्स से क्या मांगूंगी? पिलर्स है मेरे पेरेंट्स में, है ना? पिलर्स, पिलर्स है ना पेरेंट्स? तो मैं पेरेंट्स से क्या मांगूंगी? मुझे कॉन्फिडेंस दे, और क्या करें मुझ पे? मुझे इंस्पायर करें, और क्या 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 करें मुझ पे? वो हमें अच्छी चीज के लिए गाइड करे, अच्छी चीज के लिए गाइड करें। और वेरी गुड, यहाँ से वर्ड आता था क्या? ट्रस्ट करें मुझ पे।
अब मेरा ये कहना पेरेंट्स से है, अपने बच्चे को कभी ये एहसास मत होने दीजिए कि आप उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप उसको ट्रस्ट करेंगे तो वो ऊंचाइयां छुएगा। अगर आप उसको ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो वो सिर्फ आपको, आप जो उसको ट्रस्ट करते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, वो वही आपको करके दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मेरा पेरेंट मुझे ट्रस्ट नहीं करता। तो उसी बच्चे की बात पे हम बात करते हैं कि वो बच्ची ने, क्योंकि मदद के लिए चिल्लाया, मदद करने के लिए कोई नहीं था, फिर उसने क्या किया होगा अपने दोस्त को बाहर निकालने के लिए? रस्सी रस्सी अंदर फेंकी होगी। अब उसको कैसे पता कि रस्सी अंदर फेंकनी है? उसने कभी ये देखा होगा कि रस्सी को नीचे फेंका और पुली लगी हुई देखी होगी कुएं पे, और फिर उस रस्सी से नीचे फेंका होगा। मतलब बच्चे के लिए पेरेंट रोल मॉडल हैं। आपका बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसको करने के लिए कहोगे, आपका बच्चा वो करेगा जो आप करोगे। जो वो आपको करता हुआ देखता है वो करता है। अब आप बड़ी हो चुके हो, कोई चीज है जो आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने गलत की, समझदार हो चुके हो, क्या आप कोई गलती दोहराओगे? नहीं दोहराओगे। तो आपको वो पुली और रस्सी कौन सी चाहिए और हिम्मत कौन सी चाहिए? सर ने बोला था कि हमारी कुछ चीजें हम अपनी हेरिडिटी से सीखते हैं, कुछ चीजें हमारी हेरिडिटी से लेकर आते हैं, कुछ चीजें हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। माना मैंने, आप बड़े हो गए हो, परिपक्व हो गए हो, आपके एनवायरनमेंट में कुछ एक ऐसी चीज थी जो आपको पॉजिटिव नहीं मिली, तो क्या अब मैं उसी तरह से जीना सीख जाऊंगी? या मैं ये सोच पाऊंगी कि मेरे लिए अच्छा क्या है? अगर मुझे ये नहीं मिल पाया तो कम से कम मैं और दूं तो सही है आगे, है ना? तो मेरे को सारा चैलेंज क्या ओवरकम करना है? जो चीज मुझे गलत लगी वो मैं होने नहीं दूंगी किसी के साथ, या वो मैं खुद किसी के साथ नहीं करूंगी। उसमें भी एक पावर चाहिए, क्योंकि आपके लिए नॉर्मल वे ऑफ लाइफ वो था जो आपके पेरेंट्स करते थे। आपको लगता है यही तो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है, बट इफ दैट इज नॉट द वे ऑफ लाइफ दैट शुड बी, आई थिंक ईच एंड एवरी गर्ल शुड हैव द करेज टू स्टैंड अप एंड फाइट फॉर इट, फाइट फॉर योर राइट्स। सर से मैं एक और कहानी अभी छोटी सी सुना रही थी कि ये दो कहानियां साथ साथ चल रही हैं। तो मैं सर को एक कहानी सुना रही थी कि एक मेंढक था जो एक गैस पे या एक गर्म गोरे पानी के पतीले में गिर गया गलती से, और वो मेंढक उस पतीले के अंदर जैसे जैसे पानी गर्म होता गया, वो मेंढक क्या करता गया? अपने आप को एडजस्ट करता गया, अपने आप को एडजस्ट करता गया, और पानी और गर्म होता गया। एक पॉइंट आया जब वो पानी इतना गर्म हो गया कि वो उस मेंढक के, जब तक एडजस्ट कर सकता था वो, तब तक वो उसने अपने आप को एडजस्ट करता गया। बट जब वो पानी उबलने की ओर हो गया तो उस मेंढक ने क्या किया होगा? निकलने की कोशिश की होगी, और तब वो उस पानी से नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी भी पावर थी वो अभी तक एडजस्टमेंट में खत्म खर्च हो चुकी थी, और वो अपनी पूरी ताकत से बाहर उछल के निकल नहीं पाया और उसी आग में उबल गया। अब इसमें आग की गलती कि मेंढक की गलती? क्यों? क्यों? अच्छा, अब वो शुरू से निकलने की कोशिश करता तो वो एडजस्टमेंट की पावर को तो अपनी खो ही देता। क्या पता वो दोबारा फिर एक बार ऐसे पतीले में गिरता जहां फिर पानी गर्म होता, वो फिर उसमें से भी निकलने की गलती करता, कुछ भाग लेता।
तो वो तो सिचुएशंस को फेस करने की बजाय उनमें से भाग निकलना ही सीख जाता। समझ रहे हो फर्क? समझ रहे हो फर्क? तो ये अब मैं आती हूं अपनी संस्कृति वही कि भाई लज्जाशीलता विनय के साथ सहना हमारे देश की लड़कियों का एक गहना माना जाता था। सहना और चैलेंज एक्सेप्ट करना, दोनों के बीच का फर्क अगर आप समझ गए, अगर आप सह रहे हो तो आप सिचुएशन को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये टू वे प्रोसेस है। आप जैसे जैसे आपका चैलेंज बढ़ रहा है, आप अपने अंदर की कैपेबिलिटी उस चैलेंज से लड़ने के लिए उसको भी बढ़ा रहे हो और साथ ही साथ आप अपनी सिचुएशंस को बदलने की कोशिश भी कर रहे हो। और इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीख पाना कि मेरे को कौन सा चैलेंज मेरे बस का है और कौन सा चैलेंज आने से पहले मुझे अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। मैं ये इसलिए बहुत ज्यादा जोर देके कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ कि मैं ऐसे वाले सिचुएशन में देख रही हूँ कुछ बच्चों को जो कभी यही सोच के कि नहीं सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना तो मेरी वे ऑफ लाइफ है। एडजस्ट करना, सहना उन चीजों को, बट कहाँ मुझे स्टेप ले लेना है और कहाँ मुझे अपनी सिचुएशंस को अगर मैं बदल नहीं पा रही तो मुझे उन सिचुएशंस की प्रतिकूलता को देखते हुए अपने आप को बाहर कर लेना है। इस कैपेबिलिटी को क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे डिसीजन मेकिंग। आज हम अगर अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग नहीं सिखा रहे तो हम उनको आने वाले कल के लिए तैयार नहीं कर रहे। हम अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग कैसे नहीं सिखा रहे? बिल्कुल भी, क्योंकि उनके हिस्से के उनकी जिंदगी के हर छोटे बड़े डिसीजन को हम लेना चाहते हैं। हम लेना चाहते हैं। क्यों हम लेना चाहते हैं? क्योंकि हमें क्या नहीं है, उन पे ट्रस्ट नहीं है। तो अगर हम उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं डेवलप करेंगे कि अपनी जिंदगी के ठीक डिसीजंस लेना सीखो, तो ये डिसीजन मेकिंग जो कि एक स्किल है जो लेते और करते आएगी, ये उनमें कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। और डिसीजन मेकिंग जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला रास्ता है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी जो आपके सामने चुनौती लाएगी, उस चुनौती के समय आपको ठीक डिसीजन लेना आना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज शायद जो लोग इस उम्रों से निकल चुके हैं उस बात को उससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हो सकता है ये लगता हो आज कि उस समय काश मैंने ये ठीक फैसला ले लिया होता, तो आज मैं रिग्रेट नहीं कर रही। तो टाइम पे लेना, फ्रॉक को कब बाहर निकलना है इसका डिसीजन लेना, और जो वो बॉयल हो रहा है वो अपने बॉडी को एडजस्ट कर रहा है अगर इसलिए कि हाँ मैं चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी को ऑन अप कर रहा हूं, तो वेरी गुड। बट अगर वो इसको सहने के रूप में सहता चल रहा है तो नहीं, ठीक नहीं करता। ये आज अब वो वाला समय नहीं है। और इस डिसीजन को लेने के लिए जो एक चीज चाहिए हमारे बच्चों को, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ मैं कर सकती हूँ। और ये कब आएगा? जब पेरेंट्स और बड़े उनको डिसीजन लेने देंगे, उनको उनमें ट्रस्ट रखेंगे, एज ए मेंटर उनके साथ चलेंगे। और मेंटर जैसे साथ चलने का मतलब क्या हुआ? तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, मैं तुम्हारे पीछे हूं। क्या हुआ अगर तुम फिसले?
मैं हूं ना, ये कॉन्फिडेंस देना अपने बच्चों को। गिरोगे ना, चढ़ो तो सही, क्या होगा अगर तुम फिसले, मैं हूं पीछे तुम्हारे, ये कॉन्फिडेंस देना अपने बच्चों को। तो जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों को रोक लेना कि नहीं इनको ये काम नहीं करना है, उनको ये मत सिखाइए, उनको ये बताइए ये दोनों दिशाएं हैं, ये दिशा यहाँ की तरफ जा रही है, ये दिशा यहाँ की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि दूरदर्शिता आज बच्चे के पास नहीं है, वो आपके पास है। कौन सी रास्ता कहाँ लेके जा रहा है ये आप देख पा रहे हो, ये बच्चा नहीं देख पा रहा। पर उसको अगर आपने बताया ये रास्ता तेरे लिए ठीक नहीं है, तुझे इस रास्ते पे नहीं जाना है, तो बच्चा आज बदल गया है, ये बच्चा डिफरेंट है। ये बच्चा आज आपसे सवाल करेगा क्यों नहीं जाना, तो आपके पास है क्या रीजन बताने के लिए क्यों नहीं जाना? ये रास्ता यहां जा रहा है, ये रास्ता यहां जा रहा है, चॉइस तेरी है, कहां जाना है तुझे। अब क्या आएगा बच्चे में? अब क्या आएगा बच्चे में? दो रास्ते हैं, एक गलत तरफ ले जा रहा है, एक ठीक तरफ ले जा रहा है। आपने दोनों रास्ते अपनी दूरदर्शिता को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बता दिया ये रास्ता यहाँ जा रहा है, ये रास्ता यहाँ जा रहा है, तो सोच तुझे कहाँ जाना है। अब क्या आएगा? डिसीजन मेकिंग आएगी आपके बच्चे को, टेकिंग द राइट डिसीजन इन लाइफ आएगा आपके बच्चे को। तो और उसके साथ क्या आएगी बच्चे में? ओनरशिप आएगी। पर आपको उसके साथ भी रहना है, उसके पीछे भी रहना है कि वो गलत, इतना गलत ना हो जाए कि वो वहां से वापस मुड़ के आ ना पाए। तो पेरेंटिंग जो है वो आज के टाइम में बदल चुकी है। आज कहते हैं ना, पेरेंटिंग सीखने की जरूरत नहीं है, हमें आ गई क्योंकि हम पेरेंट बन गए। हम पेरेंट बन गए मतलब हमें पेरेंटिंग आ गई। आ गई नहीं आई? क्यों? बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बच्चों को हम लोग सही दिशा निर्देश नहीं दे पाते हैं। अगर अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश हमने दिया, उसकी समस्याओं का समाधान किया, तो उसमें हम मान सकते हैं कि हमें सही पेरेंटिंग है, जो उसकी सही दिशा में जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने का। आपने लास्ट का जो सेंटेंस बोला वो दोबारा बोलेंगी? उसकी सही दिशा में। सही दिशा तो हम देते ही, हम तो पेरेंट हैं, हाँ, हमारा तो काम ही सही दिशा देना है। हम अपने, कोई पेरेंट कहेगा मैं अपने बच्चे को गलत दिशा देता हूँ? कोई भी पेरेंट नहीं कहेगा मैं अपने बच्चे को गलत दिशा देता हूँ। नहीं तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि गलत दिशा में भी सपोर्ट करते हैं, उसका ठीक कर रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, एक बनाना। और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करते, उनको अपना सही रास्ता अपना, जैसे उन्होंने अपना बिताया वैसे बच्चों को। अगर हमें एज अ पेरेंट ये बात समझ आ जाए कि ये बच्चा गलत कर रहा है, तो शायद हम उसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। हमें ये समझ ही नहीं आता कि ये दिशा ये गलत है, तो पहले तो हमें अपनी दूरदर्शिता को बढ़ाना होगा। पर उसमें क्या हम आज के बदलते हुए परिवेश को दिमाग में रख के वो बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? हमें पहले अपने आप को ये टेस्ट करना होगा। क्या जो चीजें पहले एक बच्चे के लिए गलत मानी जाती थी, बच्चियों के लिए घर से बाहर निकलना या कॉन्फिडेंस होना, या कॉन्फिडेंट उनको किस चीज में होना चाहिए? खाना बनाने में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। उनको कपड़े सिलने में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। उनको सवाल जवाब करने नहीं आने चाहिए। तो जो बच्ची हमारी सवाल जवाब बहुत ज्यादा करती है, हम उसको कहते हैं क्या सवाल जवाब इतने ज्यादा करती है, ये तो घरों में चलती ही नहीं बातें। पर अब तो समय ऐसा वाला नहीं है। वो अपनी तर्क वितर्क को विश्लेषण करने की, एनालिसिस करने की पावर को बढ़ा रही है। हम इस बात को अंडरस्टैंड करें और रिकॉग्नाइज करें। तो बदलने की जरूरत, अगर हमको ये लगता है कि बच्चों को आज के बच्चा बदल गया है, वो बच्चे के बदल जाने में कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है, या उस बच्चे के गलत दिशा में चले जाने में
हम किसी ना किसी बड़े का भी हाथ है। क्या हमारी रोल मॉडलिंग में गलती हो गई? क्या हमने जो कहा वो करके नहीं दिखाया था? बच्चों को देख कुछ और रहा था और उससे कह कुछ और रहे थे। क्या हमने अपने पैरामीटर्स आज के बदलते हुए उसको देख के चेंज करे या नहीं करे? तो इट्स अ कांस्टेंट पेरेंटिंग। एक वो चीज नहीं है कि आप पेरेंट बन गए तो आपने पेरेंटिंग आ गई कि बच्चे पल बढ़ जाएंगे। मेरे को कॉन्स्टेंटली अपने आप का भी इंट्रोस्पेक्शन करना है और अपने आप का भी एनालिसिस करना है विज़ दी सिचुएशंस आउटसाइड। एम आई डूइंग इट एवरी डे? सो इट इज नॉट एन इजी टास्क एनीमोर। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू रेज अप अ कॉन्फिडेंट जनरेशन। और ये बच्चे जो आज के बच्चे हैं, ये जितना इनमें उड़ने की इच्छा है उतनी पहले कभी किसी जनरेशन में नहीं थी। और दूसरी बात, ये जनरेशन आज वाली जो है ये डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये? आज हम में से कितने लोग आपके पास पुराने वाला मोबाइल है कोई? पुराने वाला कीपैड वाला मोबाइल है किसी के पास? हाँ, आप पे है? कहाँ? घर में रखा है। किसके पास? दादी के पास, है ना? आपने जाके दादी को पूछना, दादी आपको भी स्मार्ट मोबाइल चाहिए क्या? दादी बोलती मुझे चलाना नहीं आता। मुझे चलाना नहीं आता। तो दादी की अवस्था में और हमारी अवस्था में और बच्चों की अवस्था में, तीनों में फर्क है। ये आज का बच्चा आज इतना स्मार्ट हो चुका है कि ये हम ही कीपैड वाला इस्तेमाल नहीं करते। तो ये बच्चा इसको अभी हमारा छोटू साहब जी, क्या नाम है भूल गई है बेटे, सोहम ना, हाँ, इसको अगर आप हाथ में आज मोबाइल देंगे, लेकिन स्मार्टफोन चला लेता है, क्या क्या कर पाता है? किसी को भी कॉल कर लेगा, YouTube सर्च कर लेगा, कार्टून देखेगा। और कार्टून कौन सा वाला देखेगा? आप उसको बोलो रामायण देखेगा? अपना कार्टून देखेगा। क्यों? क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है। तो मैं अगर ये मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं इनको इनके इंटरेस्ट से दूर ले जाके कुछ और कराना चाहूंगा, तो क्या ये खुश रहेंगे जिंदगी में? नहीं खुश रहेंगे। और कोई भी काम, चाहे वो उबलते पानी में अपने को एडजस्ट ही करना है, अगर आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, आपके पीछे, आपको उस काम के करने के पीछे एक आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, जो आपको ड्राइव कर रहा होता है, जो आपको उस काम को करने में पूरी मदद करता है। मैं ये कर क्यों रहा हूँ? और फिर क्यों हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए वो क्यों माँ बाप की इच्छा हो सकती है। मेरे माँ बाप ये चाहते हैं कि मैं ये करूं, इसलिए मुझे ये बन के दिखाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में एक इच्छा होती है, कुछ भी पायलट बनना है या मुझे एक IAS बनना है। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मेरे कानों में ये बचपन से डाला है। मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे पापा मुझे बचपन से कान में सुबह उठाते थे। अपने बच्चे के साथ सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो गिनिए, जब वो सुबह आप उसको नींद से जगाते हो वो वाला टाइम, और जब आप वो सोने जा रहा होता है तब उसका टाइम। ये वो 10-15 मिनट हैं जो उसका सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है, जब वो नींद से उठ रहा होता है या जब वो सोने में बिल्कुल नींद में प्रवेश कर रहा होता है। तब आप जो मैसेजेस उसके सबकॉन्शियस को दोगे वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे को उस टाइम सुबह ये कॉन्फिडेंस के साथ जगा रहे हो, हाँ बेटा तू कर सकता है, उठ जा, नया दिन है, आजा शुरुआत करते हैं नए दिन की, नए उत्साह के साथ। लाइफ है, नए चैलेंजेस लाएगी, नई सुबह आई है, इसका खुशी से स्वागत करो, हंस के उठो। वही चीजें बच्चे के पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाती हैं।
और यही अगर माँ या पिताजी ये रोते चीखते एक बच्चे को उठाते हैं, उठ जा बस के लिए देर हो गई, कितनी देर में रहेगा, उठना नहीं है, ये है कम्मा है, रोज देर कर देता है, कोई टीचर से डांट पड़ेगी, नहीं मन उसका, वो उठना भी नहीं चाहता, वो स्कूल भी नहीं जाना चाहता। तो हम आज क्या कर रहे हैं, और रात को सोने से पहले के 10 मिनट स्पेंड टाइम, कहते हैं ना आजकल बड़ा क्वालिटी टाइम का बड़ा ज्यादा वो हो गया। हाँ जी, मैं अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ। वो क्वालिटी टाइम क्या है, क्वालिटी टाइम क्या है, कोई बताएगा यहाँ पे जो पीछे दो रो में लोग बैठे हैं? क्वालिटी टाइम ये 1 2 3 4 5 6 जितने भी पिता बैठे हैं, क्वालिटी टाइम कोई स्पेंड करता है अपने बच्चे के साथ? हाँ जी सर, समय स्पेंड करते हैं, कुछ समय बिताते हैं बच्चे के साथ, कैसे वाला? बच्चा जो चाहता है वो उसके साथ करना है, तो उसका क्वालिटी टाइम हो गया। अगर वो कह रहा है कि मैं रेस्टोरेंट लेके जाना है, कुछ खाना है, या उसके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदना है, जो वो डिमांड करता है, अगर वो उसका पूरा करते हैं और उसके साथ टाइम देते हैं, तो उसके लिए क्वालिटी टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, और कोई आपको सिर्फ रेस्टोरेंट ले जाना, कुछ खाना खिलाना, यही मांगता है बच्चा क्वालिटी टाइम? उसकी बातों को समझना, वो क्या कह रहा है, वो क्या चाह रहा है, अगर उसकी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं जो उसके हक में है, तो वो क्वालिटी टाइम हो सकता है। अच्छा, मैं कुछ और निकालना चाह रही हूँ बाहर। डे की दिनचर्या उसके साथ बैठ के आज क्या करना है, सुबह से आज सुबह से शाम तक क्या करना है? आपकी क्या दिनचर्या है, हमें क्या करना है परिवार में, आज आपका ये काम है, ये कर लेना, आप ये करना है। एक नई जिज्ञासा का प्रयास करना, उसके मन में एक नया जिज्ञासा भरना, एक नई चाहत, एक उमंग कि आज अपन ऐसा करेंगे, आज अपन ऐसा करेंगे। तो ये सोच के टाइम स्पेंड करो कि देखिए उस जिज्ञासा में उसकी क्या जिज्ञासा है, तो जो उसका मैं करता है तो हम उसी टॉपिक उससे बात करें कि मेरी ये चीज़ इसको पसंद आई, तो जो चीज़ पसंद आई उसको हम उसी टॉपिक पे अपना टाइम स्पेंड करें, ये बोल। ओके, काफी हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बच्चे के साथ स्पेंड किया हुआ क्वालिटी टाइम, जो आजकल ये बहुत ज्यादा प्रोवर्ब चल पड़ा है, क्वालिटी टाइम, वो समय जो आप सोचते हो कि मुझे इसके साथ ऐसे समय बिताना है कि इसकी पूरी दिनचर्या में इससे पता लगाऊं, आज इसने क्या किया, इसने कहाँ गया, कहाँ खाया, किसके साथ क्या किया। पर बच्चा चाहता है कि मेरे से कोई बात मत करो, बस मेरे साथ खेल लो, बस मेरे साथ लूडो खेल लो, दिमाग की कोई ना ज्ञान की बातें मुझे दो, और ना मुझसे ज्ञान कुछ, ना मुझसे मेरी स्टॉक टेकिंग करो, ना मेरे से अकाउंट टेकिंग करो कि आज मैंने दिन भर में क्या किया, सिर्फ मेरे साथ खेल लो। क्या वो आपको क्वालिटी टाइम लगेगा? तो बच्चे की एज पर डिपेंड है, खेलने लायक बच्चा है तो हाँ, बच्चे की एज पर डिपेंड है ना। जब बच्चा बड़ा है तो खेलने पे थोड़ी ना ध्यान देगा, अच्छा छोटा है खेलेगा। अच्छा ठीक है, चलिए हम यहाँ आज बड़े बच्चों से बात करते हैं, हम बड़े बच्चों से बात करते हैं। मम्मी या पापा के साथ टाइम स्पेंड जो करना चाहते हो उसमें क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? थोड़ी मस्ती, आ गया ना खेल, आ गया ना खेल। और क्या करना चाहते हो? ये तो थोड़ी मस्ती करना चाहती है, कोई और? हाँ, कैसा लगेगा अगर आज कुछ ज्ञान ध्यान की बातों की बजाय बेसिर पैर की सिर्फ गानों की बातें करेंगे आज मम्मी के साथ? बहुत अच्छा लगेगा। आज हम एक कोई टीवी के सीरियल पे डिस्कशन करेंगे, आज हम एक खाने की नई रेसिपी के बारे में बात करेंगे, आज हम एक कोई नई कहानी के बारे में बात करेंगे। कैसा लगेगा? कौन सी बातें हैं जो नहीं करना चाहोगे? छोड़ सब बातें, हाँ, काम की बातें। मतलब समझने की बात सिर्फ ये है, मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, ये समझ लेना। पढ़ाई को छोड़कर सब में, हाँ, मोबाइल चलाने में मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट है।
हाँ, बहुत ज्यादा। ये वैसे हाँ, अगर आप मोबाइल की बात कर रहे हैं तो ये मोबाइल तो किसने दिया है उनको? हमने तो दूसरे उससे दिया था ना, कौन से उससे दिया था? दूसरे कॉन्सेप्ट से। कौन से कॉन्सेप्ट से? छोटा बच्चा क्या कॉन्सेप्ट समझेगा? ये मोबाइल जिंदगी में से कहीं जाने वाला नहीं है। टेक्नोलॉजी वापस नहीं मुड़ेगी और इन बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जीना सिखाना हमें आज की सबसे बड़ी जरूरत है। पर मैंने वो मोबाइल जो पकड़ाया वो ऐसे पकड़ाया कि अभी मैं तेरे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, तू इस मोबाइल से काम चला ले। बस यही चीज ही है। मैं अवेलेबल नहीं हूँ इसलिए तू मोबाइल से काम चला ले। वो धीरे धीरे मोबाइल से काम चलाना सीख गया। अगर आपने उसको मोबाइल देना तो जरूर है, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी से बच्चों को दूर रखना है, क्योंकि ये आने वाला समय टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आज मैं एज अ पब्लिशर एक स्कूल में गई सर, आज पंजाब का एक छोटा सा स्कूल, आज से 2 साल पहले की बात है, और कोविड से हम लोग नए निकले थे बाहर, और वो प्रिंसिपल मैम ने मेरे को बोला, मैम मेरी सारी टीचर्स चैट जीपीटी पे पूरा चैप्टर बना लेती हैं, आप पब्लिशर्स अपना फ्यूचर सोचो। तो ये आने वाला समय ऐसे बदलने वाला है, तो हम इन बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं ले जा सकते, बट हर चीज की एक सीमा है, ये भी हमें उन्हें सिखाना है। मैं अवेलेबल नहीं हूँ इसलिए तू मोबाइल ले ले की बजाय तूने आज कुछ ऐसा किया है, तुझे मैं एज अ रिवॉर्ड ये दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको इस रूप में भी दे सकते। तो ये हमें चेंज लाने पड़ेंगे लाइफ में। अब इजी वे आउट ढूंढ के मोबाइल पकड़ा देना और खाना खिला देना, और इजी वे आउट सोच के उसको मोबाइल पकड़ा देना और उसको कोई भी काम अपना मर्जी का करा लेना, ये इजी वे आउट हम ही ने सिखाया। तो इससे तो हटाना होगा, बट हाँ टेक्नोलॉजी से दूर फिर भी नहीं जाना होगा। तो मतलब की बात सिर्फ ये है कि ये पता लगाना होगा मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर मैं उस इंटरेस्ट को जागरूक रखने के लिए उस इंटरेस्ट में उस इंटरेस्ट से रिलेटेड वो जिंदगी में आगे कुछ कर पाए, क्योंकि इंसान कभी भी अपने इंटरेस्ट से कुछ भी करता है तो उस काम में बहुत खुश रहता है। तो खुश रहना हर एक की जिंदगी का मकसद है, और बच्चा अगर जिस काम को करने में, कहते हैं ना, अगर आपको लाइफ में खुशी चाहिए तो अपने काम से प्यार करना सीख लो। जो भी काम आप करते हो उस काम से प्यार करना सीख लो, उससे इश्क कर लो, आप जिंदगी में खुश रह पाओ। तो अगर हमारा बच्चा वो काम जिसमें वो खुशी से कर पाता है वो करने में हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो हम उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। जरूरी है बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बन के रहे, ताकि आज का बच्चा कोई भी दिल में बात आएगी उसको सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, वो कहीं भी और चला जाएगा अपने माता पिता को छोड़ के, किसी भी से भी और मार्गदर्शन ले लेगा और वो बात अपने माता पिता से नहीं कर पाएगा। ये सबसे गंदी सिचुएशन आ जाएगी, और आई थिंक आप सब लोग इस बात से सहमत भी होंगे। किसी से भी और शेयर कर लोगे माँ बाप को छोड़ के। बस इस सिचुएशन को एज अ पेरेंट पूरी कोशिश करनी है कि मेरी जिंदगी में आ नहीं पाए। पर ये कब होगा? मेरा बच्चा कोई गलती करके आया, गलती करके आने के बाद उसने मुझे बताया, मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? तुझसे यही उम्मीद थी मुझे, तुझसे यही उम्मीद थी मुझे। वो दूसरी बारी भी वही गलती करेगा, आपकी उम्मीद भी तो खरा उतर रहा, आपने यही तो मुझसे उम्मीद की थी और मैं उसी उम्मीद पे पूरा उतर रहा हूँ। तो बदलनी क्या है? अपनी उम्मीद बदलनी है, और बच्चे को ये ट्रस्ट दिलाना है कि तुम ये भी कर सकते हो। यहाँ मार्गदर्शन की जरूरत है। बेटा ये तो आर यू हैप्पी विद द कॉन्सिक्वेंसेस? बच्चे से पूछे, आर यू हैप्पी? कुछ गलती हो गई,
आपको लग रहा है और समझ भी आ रहा है कि वो खुद भी रिग्रेट कर रहा है वो गलती करने के बाद, हम फिर भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रोक पाते और उसको, उसकी गिल्ट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं ये कह के कि हाँ पता था मुझे तो पता था। अरे भाई, अगर आपको पता था और आपको दूरदर्शिता है तो आपने उसको पता होने से पहले क्यों नहीं संभाला? क्यों नहीं संभाला? क्योंकि आपका और आपके बच्चे के बीच का बॉन्ड टूट चुका है। अगर आपकी बॉन्डिंग नहीं है अपने बच्चे के साथ तो उसको आपकी कही हुई बात में कोई ट्रस्ट भी नहीं आएगा। तो पहली चीज जो इंश्योर करनी है वो अपने बच्चे के साथ उसका कॉन्फिडेंस अगर आपको बिल्डअप करना है तो उसके साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रखिए। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको उसके लेवल पे जाके उसके साथ मिलना होगा, उसके साथ जीने की इच्छा रखनी होगी, उसके साथ बदलने की इच्छा रखनी होगी। हमें एज अ पेरेंट लगता है कि हम पक्के खड़े हो चुके, हम नहीं बदलेंगे, बच्चे को जरूरत है बदलने की। ये रिवर्स सिचुएशन हो गई है। बदलना हमें पहले है, ये बच्चे को दिखाना कि यस बदला भी जा सकता है। अगर आज तुझसे गलती हो गई है तो इसको हम बदल भी सकते हैं, टुगेदर दोनों मिलके काम करेंगे। क्या आ गई आपके बच्चे के साथ? बॉन्डिंग आ गई। और आपने बच्चे को क्या सिखाना है साथ के साथ? ओनरशिप ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर गलती हुई है मुझसे तो लेट मी एक्सेप्ट इट। तो हर पेरेंट का आज की तारीख में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टीच योर चाइल्ड हाउ टू फेल। और वो कब आएगा बच्चे को फेल होना? जब आप उसके फेलियर को, उसको ये, हाँ, आप उसके फेलियर को एक्सेप्ट करके ये नहीं कहोगे कि हाँ तुझसे यही उम्मीद। एक और यहाँ पे मैं कहानी सुनाती हूँ। एक हाँ, पहले वाली कहानी का अंत तो हमने किया ही नहीं। जो कुएं में बच्चा गिर गया, वो उसने अपने 5 साल वाले बच्चे ने अपने 13 साल के बच्चे के दोस्त को बाहर निकालने के लिए क्या किया? पूरा एफर्ट किया और उसने फिर बाहर निकाल लिया अपने दोस्त को। और बाहर निकालने के बाद उसने क्या किया होगा? वो दोनों दोस्तों ने क्या किया होगा मिलके? सबको बताया होगा जाके, है ना? क्यों बताया होगा जाके? क्यों बताया होगा जाके? क्योंकि हमने कर लिया। तो मुझे क्यों बता रहे? तुमने कर लिया तो कर लिया भाई, मुझे क्यों बता रहे हो? मुझसे क्या चाहिए? तारीफ चाहिए, प्रशंसा चाहिए। तो मान के रखिए, हम में से हर किसी को प्रशंसा चाहिए। हर बच्चे को, हर इस उम्र वाले को, हर इस उम्र वाले को प्रशंसा चाहिए, पर झूठी प्रशंसा नहीं। प्रशंसा तुम्हारे, तो अपने इन बच्चों ने अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि इन्हें प्रशंसा मिले। तो इस चीज का उत्तरदायित्व किस पर है? मुझ पर एज अ पेरेंट है कि ऐसी पर्सनैलिटी इनकी डेवलप हो जाए कि लोग इनकी पर्सनैलिटी को देख के इनकी प्रशंसा करने के बगैर रह ना पाए। और कितना मजा आएगा अगर कल ये उसका उत्तरदायित्व मेरे बच्चे देंगे कि इस प्रशंसा का पात्र मैं नहीं हूं, मेरे माता पिता। तो इस सिचुएशन को पैदा करना, अगर मैंने आज ठान लिया कि मुझे मेरे बच्चे को उसके पर्सनैलिटी का निखार, उसके व्यक्तित्व का विकास ऐसे करना है कि कल उसको हर जगह से प्रशंसा मिले, और ये आज मेरी जीत की जिद है कि मुझे अपने बच्चे को जिताना है। तो जिताने के लिए पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने ही बच्चे का कॉम्पिटिटर कभी नहीं बनना। हम क्या हो जाते हैं? पावर स्ट्रगल में आ जाते हैं अपने बच्चे के साथ। मेरी बात नहीं मानी, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं मां हूं, मेरी बात तेरे को माननी है, मैं सास हूं। अरे इसमें इतना हंसने की क्या बात होगी भाई? मैं सासू में से अपनी बात कर रही थी सर, मैं अपनी बात कर रही थी।
मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, हाँ अपने पारिवारिक बातें यहाँ डिस्कस करने की जगह नहीं है, पर मैं थोड़ा सा करना चाहूंगी। अभी नवंबर के एंड में मेरे बेटे की शादी हुई है और मेरा बेटा उससे शादी करना चाहता था। ये बात मुझे उसकी शादी से 3 साल पहले से पता लग गई थी। और जब मेरे बेटे ने मुझे उससे मिलवाया तो मैंने उस बच्ची से, आज वो बच्ची 36 साल की है जिससे शादी की है, और मेरा बेटा भी 36 साल का है। दोनों सेम एज के हैं, उन्होंने शादी की है, अब की है 36 साल का होने के बाद। तो मैंने उससे मिली तो मैंने उसको पूछा, सबसे पहली चीज मैंने कहा बेटा एक बात पूछना चाहूंगी, तुम मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हो, तो मारवाड़ी में तो बेटियों की शादियां जल्दी हो जाती हैं, तो तुम 35 हो गए तो 34 हो गई हो, तो अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की? उसका जवाब था माँ, आंटी बोला था उस दिन तो उसने मुझे, आंटी मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ नहीं सकती। सुबह आया अपनी मम्मा के साथ, पापा तो यही है, हाँ। उसने बोला माँ मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ नहीं सकती, मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, एजेड है। मैंने कहा अच्छा, और मेरी मूड हुआ पूछने का कि बेटा भैया भी तो है, क्यों? क्योंकि हमारे परिवारों में ये होता है कि बेटा माँ बाप की टेक केयर करता है। तो मेरे दिल में ये ख्याल, सच्ची बता रही हूँ, आया पूछने का कि बेटा तुम्हारे भैया भी तो हैं, भैया भाभी भी तो हैं, पर मैंने वही रोका अपने आप को, नहीं ये पूछने की बात नहीं है, ये उसके घर की बातों में दखल देना हो जाएगा। तो पेरेंटिंग की जरूरत हर सास को भी पड़ती है, हर सास को भी पड़ेगी पेरेंटिंग की जरूरत, पेरेंटिंग सीखने की जरूरत। तो मैंने ये सोच के कि ये गुड़गांव में रहती है और मेरा बेटा शादी करना चाहता है और गुड़गांव डेली रोज आना जाना कर नहीं सकती, ये अपने माँ बाप को छोड़ेगी नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटा जल्दी से जल्दी शादी कर ले, क्योंकि ऑलरेडी 36 का हो गया है एंड आई वांटेड हिम टू गेट मैरिड। मैंने फैसला लिया बेटा तुम आगे बढ़ो, हम लोग दिल्ली छोड़ के घर बेच के गुड़गांव चले जाएंगे। सो दैट दोनों शादी के लिए नहीं, सॉरी मैं ये शादी के लिए नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि मैंने ये इतना बड़ा फैसला लिया और अपना 23 साल का बसा हुआ घर बेच दिया और बेच के गुड़गांव में एक घर खरीदा जो उसके घर के पास था, ताकि वो उसको कल जब मेरे को उसकी जरूरत होगी और मेरे हस्बैंड को कहीं बीमार है और डॉक्टर के लेके जाना है तो वो भी लेके जाएगी, क्योंकि मेरा बेटा लॉयर है और मुझे मालूम है वो रात के 10 बजे से पहले किसी भी दिन घर में अवेलेबल नहीं होता। अगर उसका सुबह कोर्ट में केस लग रहा है और इम्पोर्टेंट केस है तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट होंगी तो भी वो शायद जाएगा, वो इतना कमिटेड है अपने काम को। और उसको इस सिचुएशन में ना डालूं कि उसको चुनना पड़े कि मैं वहाँ हॉस्पिटल में है तो मैं कोर्ट कैसे पहुँचूं। मैंने बोला नहीं, उस लड़की को अगर मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी और अपने माँ बाप की भी 4 जनों की टेक केयर कल करनी है तो कम से कम चीज़ें उसके लिए तो आसान करूँ। तो हम शिफ्ट कर गए गुड़गांव और फिर अपन की शादी। उस समय शायद सबने मुझे बेवकूफ़ बोला कि कौन ऐसा बेवकूफ़ी का कदम उठाता है अपना 23 साल का घर बेच बाच के निकल लिए। सो लाइफ कौन सा चैलेंज कब देगी, और ये मैंने किसी के दबाव में आके नहीं लिया। अगर मैं दबाव में आके लेती तो मैं वो वाला फ्रॉग बन जाती जो सह रहा है, पर मैं तो सह नहीं रही। मैंने तो फ्यूचर देखते हुए कि मुझे एक सुंदर फ्यूचर चाहिए, मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहना चाहते हैं, तो लेट मी मेक थिंग्स सिंपल फॉर देम। एक सोच समझ के कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। तो बेटा मैंने ये कहानी बताने का पर्पस सिर्फ यही था, तुम्हारी लाइफ है, इसकी ओनरशिप तुम्हारी है। इस लाइफ में कभी वो वाला फैसला मत लेना जिसपे कल तुम्हें रिग्रेट करना पड़े, और उसके लिए डिसीजन मेकिंग की स्किल आना बहुत जरूरी है। सही निर्णय ले पाने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करो। जो
क्षणिक भाव आते हैं, क्षणिक संवेदनाएं आती हैं, क्षणिक इच्छाएं आती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हम गलत कदम उठा जाते हैं। उनसे रोकना अब तुम्हारे माँ बाप का काम नहीं है, खुद को रोकना किसका काम है? खुद का काम है, ताकि ओनरशिप तुमको आए। और वहीं मेरा ये कहना पेरेंट्स के साथ है, आपका बच्चे के अंदर अपनी उड़ान को भर लेने के पंखों में उसके दम देना आपका काम है, ताकि वो अपनी उड़ान को उड़ पाए। और उसके लिए आपको उसको कुछ भी ऐसा नहीं कहना है कि उसकी सेल्फ टॉक मतलब एक बात जो हम अपने बारे में खुद को करते हैं। कुछ भी एक समस्या आती है सामने, एक इंसान होता है जिसके दिमाग में आती है कोई बात नहीं, करके तो देखते हैं ना, ट्राई तो करते हैं ना, हो गया तो भला, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक नई सीख मिलेगी, चलो कोशिश करके देखते हैं। और एक इंसान होता है जिसकी समस्या कोई भी सामने आती है, मेरे बस की नहीं है, मेरे से तो गलत हो जाएगा भैया, मैं नहीं करता, इसको कहते कर लेगी, इसको कहते कर लेगी, क्यों? क्योंकि ये पहले भी कर चुकी है, तो कल दोबारा जब समस्या आएगी फिर मैं इसी को कहूंगी कर देना बेटा, मेरे से नहीं होगी, तो मेरे में वो स्किल तो कभी भी नहीं आएगी, यही उस समस्या का समाधान करती चली जाएगी, मैं उस समस्या का समाधान करने में कभी भी सक्षम नहीं होंगी। पर नहीं, मुझे तो उस समस्या का समाधान करने में सक्षम होना है, तो पहली चीज तो क्या चाहिए? ठान लेना है, ठान लेना है, कर सकती हूँ, कोशिश तो कर सकती हूँ। एप्रिसिएशन चाहिए, मैं हूँ वो वाला बच्चा जिसने अपने दोस्त को कुएं से निकाला, पर जब वो दोनों दोस्त मिलके औरों को बताने के लिए पहुंचे, आपको क्या लगता है किसी ने उनकी बात पे विश्वास किया होगा? किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया होगा। पर एक बुजुर्ग थे जिन्होंने उसकी बात पे विश्वास किया और उन्होंने उस बुजुर्ग को जाके सारी कहानी सुनाई। अच्छा बेटा तुमने कैसे किया? मैंने ये किया, मैंने कुआं देखा, मैंने रस्सी देखी, पहले तो मैं बहुत डर गया, मैं चिल्लाया, मैंने बहुत सबको आवाज लगाने की कोशिश की पर कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। फिर मैंने रस्सी देखी, पुली देखी, तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, गांव में जब पानी निकालती हैं औरतें तो बाल्टी को नीचे डालती हैं रस्सी बांध के। तो क्या किया था बच्चे ने जब ये बाल्टी में रस्सी बांधी, किसी पुरानी लर्निंग को इस्तेमाल में लाया। तो अगर आप जिंदगी में कभी फेल हुए, आपने कभी फेलियर का सामना किया और उसमें से एक लर्निंग ले ली कि अगली बारी यही सिचुएशन आई तो मुझे क्या नहीं करना है, तो पर्पस सर्व हो गया उस फेलियर का। क्यों? क्योंकि आपने उसमें से क्या ले ली? सीख ले ली। तो एक होमवर्क है सारी बच्चियों के लिए, घर जाना, कोई सिचुएशन सोचना अपनी लाइफ की जो कभी कुछ हुआ और गलत हो गया, उसमें से एक सीख ढूंढना कि दोबारा वो सिचुएशन जिंदगी में आए तो मुझे क्या नहीं करना है। हो सकता है कभी किसी ने कुछ आपको कहा हो और आपने उसको उल्टा मुंह तोड़ जवाब ऐसा वाला दिया हो कि उसने कभी दोबारा आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश ही नहीं की, तो उससे कोई नुकसान हुआ? हाँ हुआ हो, मार्गदर्शन सही समय पे किसी बड़े का नहीं मिला होगा। तो फिर मैंने क्या फैसला लिया कि वो काम नहीं करेंगे। क्या काम नहीं करेंगे? जवाब नहीं देंगे, उसको हर्ट नहीं करेंगे, उसका मार्गदर्शन जैसे आपको फिर दोबारा मिल सके, उसको दुखी नहीं करेंगे, नाराज नहीं करेंगे। अच्छा, उसको दुखी नहीं करेंगे, नाराज नहीं करेंगे, तो वो जो मार्गदर्शन देगा उसको आंख बंद करके मान नहीं, लेंगे? उसको नहीं, सही मार्गदर्शन। ये कैसे पता लगेगा कि सही मार्गदर्शन है? जब उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही रास्ता दे रहा है, सही रास्ता दे रहा है। तो मेरी तर्क वितर्क की शक्ति को मैं पहले सबसे पहले जागृत करूंगा। हाँ, हर चीज का एनालिसिस करने की अपनी कैपेबिलिटी को, मतलब
ये भी तो मैं वही डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई, ये सेल्फ एनालिसिस मुझे करना है पहले कि मैंने गलती की क्या थी, क्या वो वाकई किसी और ने मुझे मेरी गलती बताई, क्या वो सच्ची मेरी गलती थी या मेरी गलती कुछ और थी। कभी कोई चीज आपसे गलत हो जाए एज अ पेरेंट या एज अ चाइल्ड, कुछ गलत हो जाए जिसका रिजल्ट खुशी देने वाला ना हो, मन की खुशी, कोई भी चीज लाइफ में ऐसी हो जिसका रिजल्ट मन को खुशी देने वाला नहीं हो, मतलब वहां कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो वो समझना होगा कि मुझसे गलती कहाँ हुई, उसके लिए अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ एनालिसिस आप ठीक कर पाओ, उसके लिए अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखनी होगी। सेल्फ टॉक किस चीज से बनती है? मेरी सेल्फ वर्थ, सेल्फ टॉक, ये दोनों मिली जुली चीजें हैं। अगर मेरे को कोई संघर्ष सामने आते ही हाथ पैर पस्त हो जाते हैं, मतलब मेरी सेल्फ वर्थ मेरी निगाहों में कम है। और ये सेल्फ वर्थ कम कैसे होती है? ये हम करते हैं अपने बच्चों की सेल्फ वर्थ कम। जब हम उन्हें ये जताते हैं कि देखा ना, कर दिया ना तूने वही गलती, तुझसे मुझे उम्मीद ही यही। लेट हिम एनालाइज, गलती होने दो, उसे एनालाइज करने दो, अपनी गलती ढूंढने दो, उसको करने का बेहतर तरीका पहले खुद सोचने दो, और फिर उससे अपनी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उससे उसका आगे प्लानिंग क्या है पूछ के आप अपनी प्लानिंग एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड उसको दो। बेटा देख, मेरे ख्याल से दिस शुड हैव बीन दिस वे, व्हाट डू यू थिंक? तुझे क्या लगता है? ताकि वो जो भी काम करे वो अपनी ओनरशिप के साथ, उसका अपना फैसला। कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? किसी के कोई क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में? बच्चे के द्वारा किए हुए हर छोटे बड़े काम को में उसको प्रोत्साहन दीजिए। हर छोटे बड़ा फैसला, छोटे से छोटा फैसला उसको लेने दीजिए। आज छोटे छोटे फैसला उसको लेना सिखाएंगे, कल वो बड़े बड़े फैसले लेना सीख पाएगा। तो उसमें ये उत्साह भरना, उसमें ये हिम्मत देना कि तू गलत भी कर गया तो कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ और कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है? सर किसी और पॉइंट पे? बच्चों और हमारे जो अभिभावक या शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी यहाँ उपलब्ध हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने आज के पेरेंटिंग के इस का जो सेशन है, इससे आपके मन में क्या क्या विचार आए? इसको एकदम खुले दिल से शेयर करिए कि आपके घरों में क्या ऐसा हो जाता है कि आज आप उन चीज़ों को भूल जाते हो। मुझे अपने जो हमारे जो पहले संरक्षक थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डीन साहब, उन्होंने एक बात बताई, बड़ा शुरुआती 2010 में यहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आखिर वो क्या हो जाता है कि वही बच्चा जो ये कहता है कि मेरी मैडम ने बताया है इसलिए वो सही है, भले ही उसका मैं बाबा था, अपने बच्चे का वो डीन था लाभ, उसके लिए कुछ नहीं था, गलत नहीं बना रहा। मैंने कहा गलत है, उसने कहा नहीं बाबा आपको कुछ नहीं आता, मेरी मैडम ने बताया है। वही बच्चा जो इंटर में आता है वो अपने मेज पर चाकू रख के नकल करने लगता है और टीचर से कहता है घर हटिए, मैं नकल करूँगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार? वो कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, बच्चा इतना बागी हो गया, बच्चा अपने से क्या ऐसा उसके अंदर आ गया, वो अपने टीचर्स को इग्नोर करने लगा, अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगा। कोई न कोई तो ऐसी जिम्मेदार होगी ना जो बच्चे हमको इग्नोर करके जा रहे हैं। हमने ऐसा क्या कर डाला कि हमको इग्नोर करने लगा बच्चे? अब सभी आज बच्चे होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर पेरेंट बनते हैं और उस समस्या से सभी लोग जूझते हैं। तब उत्तर उनको समझ में आता है जब वो एज पार कर चुके हैं और नुकसान उठा जाता है। जैसे अगर मैं एक प्रश्न रखूं कि
थोड़ा देर में मैडम को रेस्ट देने की, क्योंकि मैं जान रहा हूँ बोलते बोलते मैडम जो है कुछ मुद्दा सामने आता है ना, तो बात अलग होती है, उस पे बात करते हैं। मैं जानता हूँ इस चीज को, एक्सटेम्परे हम लोग क्वेश्चन उठे तो ज्यादा बिल्कुल तभी उसका अर्थ नहीं है, इस सेशन का अर्थ तभी है जब क्वेश्चन आए बच्चे का, और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने रख रहा हूँ जो इन बच्चों के मन में उठते हैं, क्योंकि मैं इनके साथ जीता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ तब से लेके जब रात में 12 बजे तक मैं सोता हूँ, वो समय तक मैं इनके साथ ही जीता हूँ। ये नहीं रहते मेरे सामने, लेकिन मैं इनके प्रश्नों को हल करता रहता हूँ। मैं रात से करीब 11:30 के बाद में अपने व्हाट्सएप को जरूर चेक करता हूँ, और जितने तरह के प्रश्न होते हैं उनको हल भी कर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे कहीं न कहीं हमारे पेरेंटिंग के शिकार हो रहे हैं, हमारी महत्वाकांक्षाओं के शिकार हो रहे हैं, और आज के वातावरण से शिकार हो रहे हैं। जो उनके अंदर ये आर्थिक युग की दौड़ चली, उनको शॉर्टकट पसंद आने लगा। हमें शॉर्टकट से अर्निंग कर लिया जाए, किसी तरह से ऐसा देखा जाए कर लिया जाए। बच्चों, हम अगर छोटे बच्चे हैं, जब हमारा बिजली का स्विच छूटता है तो हम उसको मना करते हैं ना कि अगर छूओगे तो हाथ में करंट मार देगा। आग छूटा है तो हम कहते हैं ना जल जाओगे। बात यह है कि हम ऐसे कर कहेंगे केवल, बच्चा नहीं मानेगा। क्यों मानेगा कि आप करंट मार देगा? करके सीखेगा, वो बात करेगा उसको, करके सीखेगा। उसको लगता है करंट लगे। लेकिन अब दो तरह के लोग होंगे, दो तरह के बच्चे होंगे। एक तो वो होंगे जो हमारे अनुभवों का लाभ लेकर के अपने को कर लेंगे, इससे उनकी ऊर्जा की बचत होगी। दूसरा वो बच्चा होगा जब तक उसको करंट नहीं मारेगा नहीं, अपनी गलती को उसने एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि हमसे गलती हो गई। किसी भी गलती के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार बता देगा। मैं क्या करूँगा? तो मैं कहीं जा रहा था आपसे, उसको वही टकरा गई, उसने गिरा दिया। जब तक वो ये नहीं अपने किसी भी घटना में अपने उसका क्या रोल था, उसका जो आकलन कर लेगा कि इस घटना में हमारा क्या रोल था, जिस दिन वो आंक लेगा, विश्वास मानो उसको दुनिया में कोई पराजय नहीं। आपको सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है, और इस समस्या से निदान के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमको एक अभ्यास करना होता है। अभ्यास भी कैसा? हमें दुनिया के चीजों का विश्लेषण देखना होगा। आज वो गिरी, क्यों गिरी? क्या ऐसा हमसे तो नहीं हो रहा है हम भी कल गिर जाए? तब हमको मालूम पड़ेगा हम तो गिर गए। जब हम गिरी जाएंगे, हमको चोट लग ही जाएगी, तो फिर क्या फायदा? तब तो हम चोट लग के बैठ जाएंगे ना प्लास्टर चढ़वा के। हमको देखना यह है कि हम प्लास्टर चढ़ने ही न पाए, हम गिरने ही न पाए, और यही आकलन, यही उसको शिक्षा देना हम पेरेंट्स का काम होता है। हम आपको ऐसा बाहर उसको कहते नहीं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, जो कि बाहर से उसको थपथपाता है और अंदर से उसको सहारा देकर उसको सेध देता है। ये कॉलेज और स्कूलों का दायित्व होना चाहिए, जो कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। एक ऐसा सेतु बनना चाहिए जो कि हम लोग आपस में शेयर कर सकें। मैं एक अपना छोटा सा इंस्टेंस था, उनको बैठा, हम पेरेंट्स से भी आग्रह करते हैं कि आप अपने बच्चों पर अपनी आकांक्षाएं मत ला दो। हम नहीं बन पाए IAS, जरूर नहीं कि हम इनको बना डालें। क्यों बना डालें? इनके अंदर तो एक कलाकार है, इसको कला को उभरने दो ना। ये क्यों नहीं गौरव जुआल बन सकते? बनेंगे ये अगर राइटर है तो राइटर बनेंगे। गौरव तो राइटिंग से भी मिल सकता है, गौरव तो कहीं पर भी आप किसी भी चीज में आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, एक लक्ष्य बनाओ, चाहे जहां रहेंगे जिंदगी के टॉप पर रहेंगे, चाहे हम टॉप पर रहेंगे। और शासित होकर जीने से अच्छा है कि हम शासक होकर नर्क में रहें, लेकिन शासित होकर स्वर्ग में रह के जीना बेकार है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम शासक होकर नर्क में भी रहेंगे तो शासक बनते रहेंगे। हम शासित होकर स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको टॉप वाली सीट चाहिए। लोग कहते हैं कि बड़ी नकल हो रही है इसलिए हम टॉप नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, पूरे उसमें कम से कम एक बच्चा तो सही पास हो रहा है, एंड यू आर दैट वन। आप वही वाले बच्चा हो जिसको अपने बल पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमने किया इसलिए हमको इतना
मिलेगा, इसको कौन रोक सकता है? और लाख उस जीत का बेईमानी ना, हो जाए। उस जीत का मजा ही अलग है जो आपने अपने स्वयं के दम पे जीती हो। जो चीज आप अपने जीत रहे हो उससे आगे क्या हो सकता है? आपका जो सोच है वही आपको जिताती है, वही आपको हराती है। अभी मैंने मैडम ने बताया कि जब हम बैठे थे थोड़ी देर तक हाल में या ऑफिस में, तो मैडम ने कहा कि हम बच्चियों को दुविधा में डाल देते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होना चाहिए, और दूसरी तरफ जब घर में जाती है, उसकी शादी विवाह होती है, तो वो कहते हैं कि ऐसे जियो, तुम्हारे ससुराल का ये सिस्टम है, तुम्हारे परिवार की ये परंपराएं हैं, इसका पालन करो। वो कॉन्फिडेंस से पूछ भी नहीं सकती कि क्यों ऐसा मैं करूं। मैंने कहा मैडम मैं आपसे सहमत नहीं हूं। हमको यही तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि जिस भी परिस्थिति में वो रहेगी, उस परिस्थिति में वो सबसे टॉप पर रहेगी। बहुत हिंसक जानवर, पशु, शेर सामने होता है, और जब रिंग मास्टर उसके सामने होता है तो दुम हिला लगता है। क्या उसके ऊपर झपटता है? क्या नहीं झपटता, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि इतने हिंसक को भी हमने पकड़ के सामने अपने खड़ा कर लिया है। सर, उसको एक अलग तरह की परिपक्वता और एक अलग तरह की सोच चाहिए होगी, अपने ऊपर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, मैं ये कर सकती हूँ। और अगर उसने अपनी सेल्फ एनालिसिस और अपनी एनालिसिस की पावर को जिंदा रखा होगा और ये समझ पाएगी कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, तो वो अपने लिए ठीक फैसला लेके ये भी समझ पाएगी मैं आज इस सिचुएशन को बदलूं कैसे, मुझे क्या करना चाहिए कि ये सिचुएशन से हट के हो जाए, वो हमको तारीफ करने लगे, वो हमारे दिखाए हुए। इसके लिए बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, और तुरंत और इंटेलिजेंस एक क्लटर्ड अनहैप्पी इमोशंस के साथ नहीं आएगी। तो पहली चीज है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। हाँ, मुझे अपना गोल क्लियरली डिफाइंड होना। मैंने जो आपको फ्रॉग वाली स्टोरी सुनाई, थैंक यू सो मच सर, थोड़ा मुझे भीतर मिला, थोड़ी मुझे वो कला मिली। अच्छा, ये चल नहीं रहा। तो मैंने जो मेंढक वाली कहानी बार बार सुना रही हूँ, वो यही, सहना नहीं है पर बदलना है, खुद को भी, समाज को भी, जो भी गलत चीज होती देख रहे हो उसको भी। पर अगर आपने इस फीलिंग के साथ जिए कि मैं सह लूंगी, तो आप बदल नहीं पाओगे। बदलना है। Whatever cannot be cured has to be endured, yes, but whatever cannot be endured has to be put to an end also. That needs to be developed. That वो हिम्मत भी अपने अंदर आनी होगी कि अपनी जिंदगी की ओनरशिप खुद ले पाओ, एक कॉन्फिडेंस ले पाओ। ये जिंदगी में खुश रहना और मुझे खुश रखना किसी का काम नहीं है। It is nobody else's responsibility to keep me happy. मुझे खुश रखना मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या मुझे अपने आप को बदलना है तो हाँ मैं बदलूंगी। ये भी किसी और का फैसला नहीं है कि हाँ मेरे को बदलना है, हाँ मुझे बदलना है, मेरा फैसला है, मुझे बदलना है। मेरा फैसला है, क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ में चेंज चाहती हूँ, एक बेटर चेंज चाहती हूँ, तो मुझे बदलना है, मुझे अपनी सिचुएशंस को बदलना है। और जो सिचुएशंस बदली नहीं जा सकती, अगर मुझे उनके साथ ही जीना है तो कैसे जीना है? एक ही मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः। सीधी सी बात। पर उसके लिए किसी बड़े ने कुछ कहा, मैंने ओम इग्नोराय नमः सोच लिया, मैं उसकी बात को इग्नोर कर रही हूं। घर में क्या होगा? बम फटेगा, विस्फोट होगा। उस विस्फोट को ना होने देने के लिए क्या चाहिए? इंटेलिजेंस चाहिए। समय पे चीज को दूसरे ढंग से पेश करने की कैपेबिलिटी चाहिए। और वो कब आएगी? जब मैं खुले मन से और खुले दिल से बदलना चाहूंगी। जब मेरे को कोई जबरदस्ती से फोर्सिबली कोई चेंजेस लाने होंगे तो नहीं होंगे। तो यहाँ जो थोड़े से ही 4, 5, 6, 7 पेरेंट्स बैठे हैं, प्लीज अपने बच्चों को प्रेशर में मत डालिए। उनको जिंदगी के प्रेशर्स लेने के लिए
ट्रेन करिए, उनके पंखों में दम भरिए कि वो जिंदगी के, क्योंकि जिंदगी तो प्रेशर देगी। ये नहीं होगा कि जिंदगी प्रेशर ही ना दे, जिंदगी हर तरह के प्रेशर्स देगी। उन प्रेशर्स को लेने के लिए जो एक चीज मुझे चाहिए वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता। हाँ, मैं को अपने कार्य खुद करने हैं। ये आत्मनिर्भरता दूर तक साथ जाएगी, जब अपने घुटने जवाब दे जाएंगे तो भी जाएगी आत्मनिर्भरता आपके साथ, क्योंकि ये तभी भी चाहिए होगी। कोई आपको अरे क्या हुआ अगर हम फिसल गए, हमसे गलती हो गई, ये एक्सेप्टेंस भी लानी होगी। क्यों? क्योंकि गलती हो जाना और उसको मान लेना दोनों में कोई गलत बात नहीं है। तो एज अ पेरेंट अगर हम अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें कि गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती से सबक लेके आगे बढ़ना इज मोर इम्पॉर्टेंट। और एज अ चाइल्ड, एज अ ग्रोइंग एडल्ट, इफ आई फील कि मेरी लाइफ की कॉम्प्लिकेशन से मुझे बचा के मेरे पेरेंट्स रखेंगे, सॉरी नो। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को जिंदगी की दौड़ के लिए तैयार करना चाहता है तो उसकी राह के कांटे हटाने नहीं है, पत्थर हटाने नहीं है, उसको उनसे बच के, उछल के, निकल के, खेलते हुए बाहर निकलना सिखाना हो, क्योंकि जिंदगी के पत्थर तो रहेंगे ही रहेंगे। अब कोई क्वेश्चन आप लोगों के हों तो मैं ज्यादा इसको एक अलग दिशा दे पाऊंगी। कोई क्वेश्चन जो दिमाग में उठ रहा हो। टॉडलर पेरेंटिंग